फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने पिछले 4 सीरीज में 150 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग 150 से 200 तक के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमने अपनी जॉब की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग तरह की बुक से पढ़ के अलग अलग जगह से नोट्स कलेक्ट करके तैयार किए थे, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे चैनल से आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। उसमें चाहे जॉब या वैकेंसीज़ की अपडेट हो या किसी न्यू सिलेबस की अपडेट हो, आपको समय से मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ फीवर इन विच मॉर्निंग टेम्परेचर इज लो एंड इवनिंग टेम्परेचर इज हाई कॉल्ड इनवर्ज फीवर। क्या होता है? एक तरह का फीवर होता है जिसमें मॉर्निंग का टेम्परेचर तो बहुत हाई लो होता है और इवनिंग का टेम्परेचर हाई हो जाता है। उस तरह के फीवर को इनवर्ज फीवर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ये टाइप ऑफ फीवर इन मलेरिया कॉल इंटरमिटेंट कर मतलब होता है बारी बारी से। मलेरिया में क्या होता है? फीवर आया फिर गया, आया फिर गया, इस तरह के फीवर का पैटर्न होता है, वो मलेरिया में होता है। इसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हिमेटोक्रिट लेवल HCT जिसको कहते हैं, उसका लेवल रेज हो जाता है किन कंडीशन में? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में और अस्थमा की कंडीशन में। अभी ये HCT लेवल क्या होता है? इसको हिमेटोक्रिट लेवल कहते हैं और ये ब्लड का एक प्रोपोर्शन है जिसके वॉल्यूम को हम परसेंटेज से मेज़र करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे ब्लड में 25% हिमेटोक्रिट है तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो हमारे जो ब्लड मेजर किया गया उसमें अगर 25% हिमेटोक्रिट है तो हमें समझना चाहिए कि 100 ml ब्लड में 25% 25 ml RBC है, मतलब 25% RBC है और बाकी और पार्ट है। तो इसको हम परसेंटेज से मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है? डिहाइड्रेशन और अस्थमा और पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर आधारित है ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है कि पायरिडीन डाई इज सुटेबल फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। जो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी का प्रोसीजर करते हैं उसके लिए जो पायरिडीन डाई है वो बहुत ही उपयुक्त रहती है। फिर नेक्स्ट है EDTA स्टैंड फॉर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, उसको थोड़ा इग्नोर करिए। जो EDTA की फुल फॉर्म होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइल डायमंड टेट्रासाइक्लिक एसिड, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सारे एग्जाम के लिए, इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, आप इसको जरूर याद करके रखिए। फिर नेक्स्ट है कि ऑगमेंटेड पोलर लीड इन ECGR, कि ECG की ऑगमेंटेड पोलर लीड कौन सी होती है? इसमें AVR है, AVL है और AVF है, ये 3 तरह की लीड होती हैं। अब लीड भी 3 तरह की होती हैं जिसमें बाइपोलर है, यूनिपोलर है और एक और यूनिपोलर है। उसमें बाइपोलर में लिम्ब लीड होती हैं और यूनिपोलर में ऑगमेंटेड लिम्ब लीड होती हैं। फिर चेस्ट लीड को भी यूनिपोलर लीड कहा जाता है। तो लीड भी 3 तरह की होती हैं। फिर नेक्स्ट है कि SGOT और SGPT अब 400 यूबेल इंडिकेट एक्यूट हेपेटिक सेल्यूलर डिजीज। अगर SGOT और SGPT का जो लेवल है वो 4 यूनिट से ज़्यादा हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि एक्यूट हेपेटिक सेल्यूलर डिजीज हुई है। वैसे ये SGOT और SGPT का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? SGPT का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 5 to 56 यूनिट पर लीटर होता है और SGOT का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। फिर नेक्स्ट है कि CT स्कैन इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। जो CT स्कैन है वो गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया था। फिर नेक्स्ट है MRI इन्वेंटेड बाय रेमंड डोमाडियन। जो रेमंड डोमाडियन है उन्होंने MRI की खोज की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि LP इज इंडिकेटेड इन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। अगर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट का LP नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है कुकेन्स टेस्ट डन इन LP डन ड्यूरिंग LP। जब LP करते हैं उसी टाइम पे कुकेन टेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है
इसमें ये मेजर करते हैं कि जो सीएसएफ का सर्कुलेशन है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है। तो जब एलपी किया जाता है उसी टाइम पे जो सीएसएफ का प्रेशर होता है उसी से मेजर कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई भी ब्लॉकेज होगा, तो एक वन साइड की जो जुगुलर वेन है वो कंप्रेस हो जाएगी। अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो जो प्रेशर है ना वो फ्लो में होगा, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। उससे हम उसी टाइम पे एलपी के टाइम पे इसलिए कोकेन टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बिम सिल्वरमैन नीडल एंड मैग्नी नीडल यूज्ड इन लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के लिए जो नीडल यूज होती हैं वो बिम सिल्वरमैन एंड मैग्नी नीडल में यूज होती हैं। ये शायद हमने जब सेफई का एग्जाम दिया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिम सिल्वरमैन नीडल एंड मैग्नी नीडल यूज्ड इन लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में कौन सी नीडल यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टेरी ब्लैक स्टूल ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग। जो अपर जीआई ब्लीडिंग की वजह से स्टूल का जो कलर होता है वो टेरी ब्लैक कलर का स्टूल हो जाता है। नेक्स्ट है कि लीवर बायोप्सी साइट बिटवीन 8th to 9th एंड 10th to 11th इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। जो लीवर बायोप्सी की साइट होती है वो 8th to 9th 8 से 9 या 10 से 11 इंटरकॉस्टल स्पेस के साइट पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम में कॉज कार्डियक अरेस्ट, सो इट शुड बी अवॉइड डायरेक्ट आईवी एंड फास्ट आईवी इन्फ्यूजन। जो पोटेशियम होता है वो कार्डियक अरेस्ट को कॉज कर सकता है, इसलिए जब भी पोटेशियम का इन्फ्यूजन है तो इसको कभी भी डायरेक्ट आईवी नहीं देना चाहिए। इसको डायरेक्ट आईवी नहीं देना है, फास्ट आईवी इन्फ्यूजन भी नहीं देना है। ये इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर डायरेक्ट आईवी दिया है तो इसको कार्डियक अरेस्ट के चांसेस रहेंगे, और फास्ट आईवी इन्फ्यूजन दिया है तो भी उसको बेन में, उसके हाथ में, आपने कभी नोटिस किया होगा जिस पेशेंट को पोटेशियम जाता है वो बहुत कैन्यूला में हाथ में बहुत दर्द बताते हैं, बोलते पूरा हाथ फटा जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही पेनफुल होता है और कार्डियक पे इफेक्ट करता है, इसलिए इसको कभी भी फास्ट और डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। अप्रॉक्स 85% पीपल आर RH पॉजिटिव। जो हमारा रिसर्च होता है ब्लड पॉजिटिव और निगेटिव का रेशियो होता है उसमें अप्रॉक्स 85% जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बग एक्सटेंशन यूज्ड इन स्किन ट्रैक्शन एज वेल एज स्केलेटन ट्रैक्शन। जो बग ट्रैक्शन है वो स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटन ट्रैक्शन दोनों के रूप में ही किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन होता है, ये जो भी लिम्ब होता है उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने का काम करते हैं ये बग एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट है थर्मोमीटर डिसइंफेक्टेंट इज ग्लूटारेल्डिहाइड। जो थर्मामीटर है वो ग्लूटाराल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन वन पल्स इज स्ट्रॉन्ग एंड अनदर पल्स इज वीक कॉल्ड पल्स अल्टरनेंस। एक कंडीशन होती है जिसमें एक पल्स क्या होती है बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरी पल्स वीक होती है, उसको पल्स अल्टरेंस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बैसिलस एसिडोफाइलस कॉल्ड डेंटल कैरेज। जो एसिडोफाइलस बैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं वो डेंटल कैरेज को कॉज करते हैं। क्रोमिक कैटगट इज एब्जॉर्ब इन 10 to 14 डेज। जो क्रोमिक कैटगट होता है वो 10 से 14 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हाइड्रोसिल के ऑपरेशन होता है, एपिजोटॉमी होता है, इन सब इंटरनल प्रोसीजर में इनको क्रोमिक कैटगट को यूज किया जाता है। और हर्निया के ऑपरेशन में जो इंटरनल साइज सुचर लगाए जाते हैं वो सब क्रोमिक कैटगट होते हैं। फिर नेक्स्ट है थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर। जो थॉमस स्प्लिंट है वो फीमर के फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है फुट को मैनुअली एक फर्म पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, जिससे जो पैर जो भी लिम्ब है ना वो डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में ही बना रहे। फिर नेक्स्ट है सेंगेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज टू प्रिवेंट ईसोफेजियल ब्लीडिंग। जो अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग होती है उसको सेंगेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसको ओरली या फिर जैसे आरटी डाली जाती है वैसे नेजल से इंसर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि प्लास्टर बैंडेज मेड बाई क्राइनोलाइन फैब्रिक। क्राइनोलाइन फैब्रिक होता है कि जिस तरह से अपनी जो सिंपल बैंडेज होती है उसमें जो छेद बने होते हैं बहुत ही हल्का टाइप का फैब्रिक होता है। ये प्लास्टर बैंडेज उससे बनी हुई होती हैं। फिर नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एंड्रॉयड CaCSO4। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो CaSO4 होता है। इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ब्राउन स्प्लिंट यूज टू फ्रैक्चर ऑफ लेग एंड फीमर। जो ब्राउन स्प्लिंट है वो फीमर और
फीमर और लेग के फ्रैक्चर में यूज होता है। फिर नेक्स्ट है ERCP स्टैंड्स फॉर, जो ERCP है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। फिर नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट साइट ऑफ थोरासिंथेसिस इज 7th इंटरकॉस्टल स्पेस, जो थोरासिंथेसिस किया जाता है वो 7th इंटरकॉस्टल स्पेस से किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि चैनी स्टोक रेस्पिरेशन मीन्स अल्टरनेट टैकिपनिया एंड एपनिया। जो चैनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है इसका जो मतलब होता है कि पेशेंट को अचानक से उसको ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, अचानक से बहुत स्लो हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ पॉस्चराइजेशन इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट एंड 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। जो पॉस्चराइजेशन होता है उसका टाइम होता है, अगर उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाए तो उसको 15 से 20 मिनट तक किया जाएगा, अगर 63 डिग्री पर किया जाएगा तो उसको 30 मिनट तक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजल सिरिंज, रबर गुड्स, हार्ट लंग मशीन। मतलब जो सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट, जो सिंगल यूज इक्विपमेंट होते हैं जिनको एक ही बार यूज किए जा सकते हैं, वो सारे स्टेराइल किए जाते हैं इथाइलिन ऑक्साइड गैस से। फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ कैरोसिन पॉइजनिंग। कैरोसिन पॉइजनिंग क्या होते हैं, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, कि इन केस ऑफ कैरोसिन पॉइजनिंग स्टमक वॉश शुड गिव विद बोरिक एसिड। जो स्टमक वॉश है वो बोरिक एसिड से दिया जाना चाहिए, और ये बोरिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला है। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ एडल्ट इंडोट्रेकियल ट्यूब भी 8 to 9.5 mm। जो एडल्ट साइज का इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसका जो अप्रोप्रिएट साइज होता है वो 8 to 9.5 mm ऑफ HG होता है। फिर नेक्स्ट है टी वेव ऑफ ECG इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिटर्न। जो ECG की टी वेव होती है वो वेंट्रिकुलर रिटर्न को इंडिकेट करती है। इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन टी वेव, अगर टी वेव में कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो ये MI को इंडिकेट करते हैं। तो हमने जैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो आप इन नोट्स को साथ में बनाते चलें। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का लिंक दिया गया है, उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके आप उस ग्रुप में फाइल का जो सेक्शन है उस पे जाके ये सारी जो PDF हैं आप फेसबुक ग्रुप पे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कोम टेस्ट परफॉर्म फॉर इरेथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस हीमोलाइटिक एनीमिया एंड गोनोरिया। जो कोम टेस्ट है वो इरेथ्रोब्लास्टिक फेटेलिस हीमोलाइटिक एनीमिया और गोनोरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करना रहता है, उस तरह की एंटीबॉडीज जो डायरेक्ट RBC के सरफेस पर काम करते हैं, उसमें ये कोम टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कीलॉइड फॉर्मेशन इज अ कंडीशन इन विच वुंड इज एंड इज नॉट कनेक्टेड वेल ड्यूरिंग हीलिंग। जो कीलॉइड फॉर्मेशन एक कंडीशन है, उसमें कहते हैं कि जब घाव है, घाव जुड़ने के टाइम पे जो वुंड के किनारे हैं वो अगर अच्छी तरह से नहीं मिले हैं तो उनको कीलॉइड फॉर्मेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि प्रोटीन लेवल इज लेस देन 3 ग्राम पर 100 ml इन पेरिटोनियल फ्लूइड इंडिकेट लीवर डिजीज। की अगर पेरिटोनियल जो फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड में प्रोटीन का जो लेवल है पर 100 ml में 3 ग्राम से कम है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को लीवर डिजीज़ है। फिर नेक्स्ट है हे टेस्ट परफॉर्म टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ बाइल एंड सॉल्ट इन यूरिन। जो हे टेस्ट है वो यूरिन का एक टेस्ट होता है, जो कि हे टेस्ट है वो यूरिन में बाइल और सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है QOD एब्रीविएशन इंडिकेट अल्टरनेट डे। जो QOD एब्रीविएशन यूज करते हैं, जैसे हम लोग ODVD TDS QID यूज करते हैं, उसी तरह अगर QOD लिखा हो तो इसका ये मतलब होता है कि वो मेडिकेशन पेशेंट को अल्टरनेट डे एडमिनिस्टर करना है। जैसे एक दिन करना है, फिर दूसरे दिन छोड़ना है, फिर नेक्स्ट डे करना है, एक दिन का गैप रख के। फिर नेक्स्ट है 1 ml को कैसे 1 ml को कर देखते हैं, तो इसको 60 मिनिम में देखते हैं, = 60 मिनिम या 15 गट होता है या 15 ड्रॉप होता है। इस तरह से हम 1 ml को = करके इसको देखते हैं।
फिर नेक्स्ट है माइनर्वा जैकेट कवर स्कल नेक इन एलियक क्रेस्ट। जो माइनर्वा जैकेट होती है ये एक तरह का आर्टिफिशियल डिवाइस, जैसे मेडिकल सपोर्टिव डिवाइस, तो आपने देखा होगा कि जैसे सब कॉलर बोन को लगाते हैं उसी तरह से एक डिवाइस आती है जो पूरे चेस्ट को, सर को, गले को पूरा, ये एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन में यूज़ होने वाली डिवाइसेस होती है जो जैकेट के जैसे होती है। इनका मतलब होता है जो मूवमेंट होते हैं, बॉडी के मूवमेंट होते हैं उसको कम से कम कर देना, उसको माइनर्वा जैकेट के नाम से बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल CVP इज 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ HCS2O। जो नॉर्मल CVP लेवल होता है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होता है और इसको H2O से मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लो रेट ऑफ O2 बाई नेजल कैन्यूला इज 2 to 3 लीटर पर मिनट। जो नेजल कैन्यूला से हम O2 का जो फ्लो रेट रखते हैं वो 2 से 3 लीटर रखते हैं। फिर नेक्स्ट है मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। जो मिस्थेनिया ग्रेविस होता है वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो नर्व और मसल्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होने लगता है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती हैं, तो धीरे धीरे जो होता है मांस बहुत सूखने लगता है, इसको मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आफ्टर द स्ट्रोक इंजेक्शन डेक्सामेथासोन इज गिवन टू रिड्यूस ICP। स्ट्रोक के बाद में जो इंजेक्शन डेक्सामेथासोन एडमिनिस्टर करते हैं इसका जो पर्पज होता है ICP को रिड्यूस करना होता है। फिर नेक्स्ट है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन रिड्यूस द हार्ट रेट। जो वेगस नर्व होती है हार्ट रेट को रिड्यूस करने के काम में आती है। जो वेगस नर्व होती है वो इंट्राक्रैनियल जो नर्व होती है उनमें ये सबसे लंबी नर्व होती है जो हार्ट और स्टमक तक भी अपनी नर्व सप्लाई करती है, ये हार्ट रेट को रिड्यूस करती है। फिर नेक्स्ट है डिजेनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया काज पार्किंसन डिजीज। बेसल गैंग्लिया के डिजेनरेशन की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। फिर नेक्स्ट है आफ्टर ए एक्सीडेंट पेशेंट कंप्लेंट हियरिंग लॉस इट इंडिकेट 8th क्रेनियल नर्व इंजरी। कि अगर पेशेंट का कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद पेशेंट बोल रहा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को जो 8th क्रेनियल नर्व की इंजरी हुई है। फिर नेक्स्ट है एक क्लासिक साइन ऑफ ICP इज इंक्रीज ICP। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसका क्लासिक साइन होता है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये हमारी सीरीज जो थी 200 क्वेश्चंस की ये यहाँ पे पूरी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर